हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट्स। उसमें एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है और उसका ऑब्जेक्टिव सेशन भी हो गया। आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है पादप अकारिकी। ठीक है, तो पहले इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होते हैं और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस, जड़ विकास करता है तो ये मूलांकुर से। मूलांकुर किसको बोला जाता है? जैसे मान लीजिए ये कोई बीज है ना। मान लीजिए चना का बीज है। जब इसमें अंकुरन होता है तो आपको पता होगा इसमें एक ऐसे अंकुरन होता है ऊपर तरफ। ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें दो अंकुरन होता है एक्चुअली, एक ऊपर तरफ एक नीचे तरफ। ये जो होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, ये आपको दिखता नहीं है। हर बीज में यही होता है, दो अंकुरन होता है। तो ये जो नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, इसको बोलते हैं मूलांकुर। और ये जो ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं प्रोर। प्रोर, ठीक है, ऊपर वाला प्रोर और नीचे वाला मूलांकुर। तो नीचे वाला से हमेशा जड़ का विकास होता है। ठीक है, और ऊपर वाला से हमेशा तना का विकास होता है। समझ गए आप? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तना का विकास करता है प्रोर से। समझ गए? ऊपर नीचे दो अंकुरन होता है, किसी भी बीज का एक अंकुरन नहीं होता, हमेशा दो होता है। ओके, नेक्स्ट है शंकुरूपी जड़ का उदाहरण है। शंकुरूपी जड़ मतलब ऐसा जड़ जो इस टाइप के शेप में होते हैं। तो ये सिर्फ गाजर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो गाजर शंकुरूपी जड़ का उदाहरण है। और गाजर एक जड़ है, ठीक है, ये तना नहीं है। जड़ को ही गाजर बोला जाता है। पहले ये जड़ इस टाइप के रहते हैं, धीरे धीरे क्या होता है ना, ये इस टाइप के होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये इस टाइप के होते जाते हैं, और ये गाजर का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए ये एक गाजर जड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण है। तर्कु रूपी जड़ मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक जड़ है, तो ये जब अपने में मोटा होगा तो जितना ऊपर डायमीटर होगा उसका उतना ही नीचे होगा, ऑलमोस्ट बराबर होगा। ठीक है, आप देखते होगे ऐसे, वो अलग बात है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये बराबर होगा, ऊपर की मोटाई और नीचे की मोटाई ऑलमोस्ट बराबर होगी, उसको तर्कु रूपी जड़ कहा जाता है। तो ये मूली में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये सीधा होता है। ओके, नेक्स्ट है कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है। तो कुंभी रूपी जड़ क्या होता है, ये गोल टाइप के होते हैं, इस टाइप के। पहले ये जड़ ऐसे रहते हैं, ठीक है, फिर ये बीच में से फूलने लगते हैं ऐसे, फिर ऐसे, देखिए, फिर ऐसे होते हैं, उसके बाद पूरा ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है, और इसके अंदर सलजम और चुकंदर आते हैं। ठीक है, जिसको बीट कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्तंभ मूल, किसमें पाया जाता है? स्तंभ मूल आपको पता ही होगा, मतलब किसी पेड़ का तना। ठीक है, तना से जो जड़ निकलता है, या फिर आप ये देख सकते हो, ये भी तना ही है, तो यहाँ से जो जड़ निकलता है या फिर यहाँ से जो जड़ निकलता है उसको स्तंभ मूल बोला जाता है। तो ये बरगद में आप देखने को मिलेगा, गन्ना में देखने को मिलेगा, और मक्का में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मक्का में आप देखना, जब जमीन से, मान लीजिए ये ज़मीन है, उसका वो जो तना है ना, वो 3-4 स्टेप में बटा रहता है मक्का का। ठीक है, और गन्ना में भी ऐसा होता है, 3-4 स्टेप देखने को मिलता है। तो ये मान लीजिए ज़मीन है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप में आपको देखिएगा थोड़ा इसमें जड़ निकला हुआ रहता है, इस स्टेप में भी थोड़ा बहुत जड़ निकला हुआ रहता है, आप देखोगे। तो इसी को बोलते हैं स्तंभ मूल जड़। तो ये गन्ना, मक्का और बरगद में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वसन मूल पाई जाती है। तो राइजोफेरा में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। राइजोफेरा में श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए कोई पादप है, इसका ये जड़ है, इस जड़ में श्वसन होता है, इस जड़ के द्वारा श्वसन होता है, इस जड़ में श्वसन मूल लगे रहते हैं। मतलब मिट्टी के अंदर से भी ये श्वसन करते हैं। एक्चुअली आपको पता होगा पत्तियां श्वसन करती है, लेकिन कुछ पौधों के जड़ भी श्वसन करते हैं, तो उसी को कहते हैं राइजोफेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत तना कंद के उदाहरण है। तो ये आलू को कंद बोला जाता है। ठीक है, और भूमिगत तना प्रकंद, तो हल्दी, अदरक, केला और कमल को प्रकंद बोला जाता है। ठीक है, और भूमिगत तना सलकंद, ये टर्म्स पूछे जाते हैं, इसको प्याज या लहसुन को सलकंद बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है उसे पुमंग कहते हैं, ठीक है। और पुष्प का मादा जनन अंग होता है वो जायांग कहलाता है। पूरा का पूरा अंग ही पुमंग और जायांग कहलाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन और इसका जो फंक्शन होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है पुमंग क्या है। मैंने बताया पूरा का पूरा पुरुष जनन अंग को पुमंग कहते हैं। तो पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। जैसे आप ये देखोगे, मान लीजिए ये कोई फूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारे आपको एक फूल में देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसे फूल होते हैं तो एक दो तीन चार बहुत सारे होते हैं। तो इसको मैं आपको क्लियरली ड्रॉ कर देता हूँ। एक पुमंग एक पुंकेसर कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं और ऐसे होते हैं, ठीक है। और एक फूल में बहुत सारे पुंकेसर लगे होते हैं, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है। और नेक्स्ट है परागकण कहाँ पाए जाते हैं। परागकण मतलब पोलन ग्रेन जो होते हैं, जो बीज होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं पुंकेसर के परागकोश में, जो मैंने बताया अभी, ये है ना। तो यहाँ पे आपके पाए जाते हैं परागकण। और यहीं आगे जाके परागन करते हैं, ठीक है। ये आगे जाके ये मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है परागकोश से निकलकर अंडक के वार्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है। तो इस पूरा प्रोसेस को परागन कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन कहते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट है अंडक कहाँ पाए जाते हैं। तो अंडक जो होते हैं वो जायांग में पाए जाते हैं। और जायांग किस शेप के होते हैं, इस शेप के होते हैं, ठीक है। ये इसका फूल है तो ये इस शेप के होते हैं। यहाँ पे अंडक पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इस टाइप के उभरा हुआ होता है, यहाँ पे अंडक पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है जब एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोग करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे निषेचन कहते हैं। जैसे जब पुंकेसर से परागकण वार्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को निषेचन कहा जाता है, ठीक है। और निषेचित अंड क्या कहलाता है, तो उसे युग्मनज कहते हैं, जाइगोट। ये निषेचन की खोज सबसे पहले किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका आंसर होगा स्ट्रॉसबर्गर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शैत्य फल उत्पन्न होता है। आपको दो टाइप के फल देखने को मिलेंगे, एक शैत्य एक अशैत्य, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शैत्य फल मतलब ये आपका जायांग है, यहाँ पे बीज है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये अंडाशय है, ठीक है ना। ये एक्चुअली अंडाशय है गोल वाला, और ये फूल है। तो जब यहाँ पे पुंकेसर आता है परागकण लेकर और यहाँ पे निषेचित हो जाता है, उसके बाद ये जो आप दल देख रहे हो ये झड़ जाता है और ये गोल वाला जो अंडाशय है ये पक जाता है और ये फल बन जाता है, ठीक है। तो अंडाशय से जो भी फल बनता है उसे शैत्य फल कहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी फल कहीं और से भी बन जाता है। तो जब अंडाशय के अलावा कहीं और से बनने लगे फल तो उसको अशैत्य फल कहा जाएगा। और कहाँ से बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वहीं बताया गया शैत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिन फलों के निर्माण में बाह्य दल पुंज, देखिए ध्यान दीजिए, बाह्य दल पुंज पुष्पासन आदि भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अशैत्य फल। मतलब अंडाशय को छोड़कर बाकी जिससे भी फल का निर्माण हो वो अशैत्य फल कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है अशैत्य फल उत्पन्न होता है तो बीजांड से। देखिए बीजांड से अशैत्य फल उत्पन्न होता है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं होती है। तो एक बीज को अंकुरण होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला चाहिए ताप, दूसरा जल और तीसरा ऑक्सीजन, बस, ठीक है। सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए। बहुत कोई सूर्य का प्रकाश भी टिक कर देते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश का कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा जल चाहिए और थोड़ा सा ऑक्सीजन, और कोई भी गैस का ज़रूरत नहीं है, वो अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। अब अशैत्य फल मैंने इतना बार बताया तो उसके उदाहरण भी आप जान लीजिए। तो अशैत्य फल के उदाहरण क्या क्या हैं, तो सेब है,
कटहल है और नाशपाती, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये तीनों फल है वो अंडाशय से नहीं बनते हैं, ठीक है, ये तीनों बीजांड से बनते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, असत्य फल, ठीक है। नेक्स्ट है, निषेचन के बिना फल का उत्पादन करना क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। मतलब ये जो अंडाशय है, यहाँ पे परागकण आते हैं और फिर यहाँ पे निषेचित होते हैं। अगर ये प्रोसेस ना हो और डायरेक्ट फल का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, अदरक जड़ नहीं तना है, क्यों? अदरक जड़ नहीं है, यह तना है, क्योंकि इसमें गांठें और पोरियाँ पाई जाती है। तो जिसमें भी गांठें और पोरियाँ पाई जाएगी वो तना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। राउवोल्फिया किससे प्राप्त होता है? तो ये जड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। डिजिटेलस किससे प्राप्त होता है? तो ये पत्तियों से प्राप्त होता है। कुनेन किससे प्राप्त होता है? जो मलेरिया की दवाई बनाने में काम आता है। तो सिनकोना की एक छाल होती है, उसी से कुनेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अफीम पेड़ के किस भाग से प्राप्त होते हैं जिससे मॉर्फिन नामक क्षार पाया जाता है? तो ये फूल से होते हैं, ठीक है, अफीम फूल से निकाला जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, मतलब जो कलियाँ होती है उसी से लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वाला। इंसुलिन प्राप्त होता है डहलिया की जड़ों से, ठीक है, डहलिया की जड़ों में इंसुलिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त होता है? तो कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है, ठीक है, फल वल नहीं होता, वो बीज ही होता है जो कॉफ़ी बनती है आगे जाके। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधों की छाल से होती है, ये तो सबको पता है। हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्ता से, अफीम पोस्ता से हेरोइन प्राप्त होता है। और कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पौधे के फल से प्राप्त होता है, ठीक है। कल्म का उदाहरण है, बांस जो है वो कल्म का उदाहरण है। ड्रूप, ड्रूप फल का उदाहरण है, आम, नारियल और जामुन, ये ड्रूप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, बेरी फल के उदाहरण है, बेरी में टमाटर आता है, बैगन आता है, अमरूद, अंगूर, केला, खजूर, ये सब बेरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेपो फल का उदाहरण है, ये बहुत बार पूछा जाता है पेपो। तो पेपो जो है कद्दू, करेला और नेनुआ जो सब्जियां होती है वो पेपो में आते हैं। और सबसे आखिर में है, पोम का उदाहरण दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पोम के अंदर आते हैं सेब और नाशपाती, मतलब जो असत्य फल है वो पोम के अंतर्गत आते हैं। तो ज़्यादातर अगर ये ग्रुप से क्वेश्चंस आने होंगे तो ये पोम वाला ज़्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि ये एक असत्य फल भी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में कुछ और है नहीं, बस जितना था मैंने बता दिया। अब एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव ले आऊँगा और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।